नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बहुत ज़्यादा माहौल गरमाया नहीं है। ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव को लेकर कोई बहुत ज़्यादा जोश ना तो राजनीतिक दलों में है और ना ही बहुत ज़्यादा मतदाताओं में इस तरह का कोई जोश दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होना है और आज एक प्रमुख समाचार पत्र ने जो खबर छापी है कि 2 सीटें छिंदवाड़ा और मंडला में लड़ाई है, बाकी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से बढ़त बना लेगी। क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में चुनाव एक तरफा है? क्या वास्तव में मध्य प्रदेश के मतदाता ये मानकर चल रहे हैं कि चुनाव में एक ही पार्टी को जीतना है, इसलिए कोई उत्साह नहीं है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल जी हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में चुनाव में इसलिए कोई उत्साह नहीं है कि चुनाव ये जनता मानकर चल रही है कि मोदी फिर से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मिशन 29 की ओर बिल्कुल कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह का माहौल बन गया है, ऐसा लगता है कि चुनाव एक औपचारिकता है, मोदी जी को फिर आना ही है। हाँ, लगभग ये बात बिल्कुल साफ है कि ये चुनाव जहाँ तक मध्य प्रदेश का संबंध है और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में लगभग वही स्थिति है जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है। तो वहाँ नतीजा लगभग यही माना जा रहा है कि मोटे तौर पे एक तरफा रहना है, 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। और ये चुनाव जो नतीजा पिछले 2014 और 2019 में हुआ वो लगभग वही नतीजा तीसरी बार भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में केवल 1 सीट छिंदवाड़ा थी जो पिछली बार कांग्रेस जीत पाई थी। इसके अलावा 28 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। अब इस बार थोड़ा सा फर्क ये पड़ा है, एक तो उसका कारण ये है कि इंडिया अलायंस बनने के कारण कांग्रेस की स्थिति थोड़ी पहले से मजबूत हुई है, वोट की दृष्टि से भी और इस तो 3-4 सीटों पर मुकाबला होता दिख रहा है और उसमें 3 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी 1 लाख से कम में जीती थी और 1 सीट ऐसी है जो मात्र 37,000 से हारी थी। तो मेरे हिसाब से तो ये 3 सीटें तो ये हैं जिस पर हमें हमारी नज़र रहेगी। आप सीटों का नाम भी बता सकते हैं? पहली तो है मंडला जो 1 लाख कम से जीती थी बीजेपी। झाबुआ वो भी 1 लाख से कम में थी और 1 लाख से कम में जो हारी थी वो छिंदवाड़ा सीट थी। इसके अलावा बाकी जितनी भी सीटें हैं वो मोटे तौर पे 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक की मार्जिन से बीजेपी जीती है। तो कांग्रेस के लिए वो मार्जिन भर पाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ऐसी कोई बहुत हवा भी ऐसा नहीं चल रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में चल रही हो, जो अभी तक तो लग नहीं रहा है ऐसा। तो हो सकता है कि थोड़े बहुत अंतर से कुछ सीटें ऐसी हो जिसमें इधर उधर हो जाएं, वो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर स्थिति यही बनने वाली है। सबसे बड़ी जो निगाह है वो छिंदवाड़ा सीट पर है। जाहिर है बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है वो सीट जीतने के लिए। इस बार हमें एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले चुनाव में जो वोटिंग हुआ था, जैसे कि आपने कहा कि इस बार कोई ज़्यादा उत्साह दिख नहीं रहा है, तो मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वोट परसेंटेज डाउन हो जाए। और पिछली बार के अगर आंकड़ों को हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो 6 सीटें अभी हुई हैं चुनाव में जिन पर वोट डले हैं, उनमें सबसे कम वोट डला था शेड्यूल सीट पर जो 60% से थोड़ा ज़्यादा था और हाईएस्ट वोटिंग हुई थी 82% से ऊपर जो है वो छिंदवाड़ा सीट पर हुई थी। अब अगर वोट परसेंटेज के संदर्भ में हम इस सीट को अगर आकलन करें इस बात का, तो अगर वोट कम होता है तो हो सकता है कि नकुल नाथ हार जाएं। तो हालांकि प्रॉक्सी कैंडिडेट ही हैं, लड़ तो कमलनाथ, लड़ाई तो कमलनाथ ही लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन कमलनाथ की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब 82.42% पर अगर उनका बेटा मात्र 37,000 जीत पाता है, अगर ये वोट परसेंटेज कम हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जीत हार में ही बदल सकती है। तो बीजेपी का मिशन 29 पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता, असंभव बात नहीं है, हालांकि कठिन जरूर है ये, लेकिन मुझे लगता नहीं कि क्योंकि मार्जिन इतना कम है कि इसको कवर करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और खास करके तब जब कमलनाथ के अधिकांश सिपा सालार उनको छोड़ चुके हैं। देखिए ये गणित समझ में नहीं आया कि जहाँ 60% वोटिंग है वहाँ भी बीजेपी जीत रही है, जहाँ 82% है वहाँ भी बीजेपी के चांसेस हैं। नहीं तो भाई असल जहाँ होती है वहाँ वोट ज़्यादा गिरता है ना। शेड्यूल के अंदर क्या स्थिति इस बार, शेड्यूल के अंदर जो है आप देखो जिसको टिकट दिया गया है वो हुंदेलाल मार्को को टिकट दिया जो अभी विधायक भी हैं पुष्पराजगढ़ से, और पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही विधानसभा सीट थी जो कांग्रेस के पास है, बाकी 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो यहाँ उस तरह का कोई मुकाबला नहीं है बहुत ज़्यादा कि ऐसा लगे कि इधर उधर सीट कहीं हो सकती है। ये है कि मार्जिन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, अलग बात है, इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मार्को कोई ऐसे बहुत दमदार कैंडिडेट है भी नहीं है जो हिमाद्री सिंह के आगे उनकी ज़्यादा चल पाए।
चलिए अपन एक एक सीट की बात कर लेते हैं। वकील जी, अपन चलते हैं सीधी में क्या स्थिति दिख रही है आपको? देखिए, सीधी में हालांकि बीजेपी बेहतर स्थिति में है, लेकिन इस बार वहाँ थोड़ी कठिनाई इसलिए है कि वहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। बीजेपी के जो है वो इस बार टिकट भी उन्होंने बदला है। रीति पाठक की जगह राजेश मीणा को टिकट दिया, मतलब ब्राह्मण को टिकट दिया गया है। लेकिन सीधी सीट की विशेषता ये है कि वहाँ पर लगभग 37% गोंड आदिवासी मतदाता हैं, और इनका झुकाव जिधर हो जाता है वो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ कांग्रेस ने कास्ट कार्ड खेला है और ओबीसी से आने वाले कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है। तो हो सकता है उनको लगा कि ओबीसी का वोट जो उनके पक्ष में ध्रुवीकृत हो सकता है अगर हुआ तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि बीएसपी से अजय प्रताप सिंह खड़े हो गए हैं, जो पहले बीजेपी में थे, और ना से नहीं हुए, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। सॉरी, हाँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हुए हैं। तो जो गोंड वोट है वो डिवाइड हो सकता है। जो अभी तक ज़्यादातर बीजेपी पक्ष में जाता था वो हो सकता है कि वो कुछ वोट परसेंटेज वो ले आए, लेकिन वो कितने वोट ये मानते हैं कि अजय प्रताप सिंह जी जो नुकसान करेंगे वो बीजेपी का ही करेंगे? नहीं, कर तो दोनों कर सकते हैं, क्योंकि गोंड खाली अकेले बीजेपी के वोटर हैं ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस के भी होंगे। लेकिन हाँ, लेकिन जिसका बड़ा शेयर काटेंगे वो तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। और एक और निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, लक्ष्मण सिंह बैस, तो वो भी थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचाएंगे किसी न किसी को। तो ये सीट जितनी सुरक्षित पिछली बार बीजेपी की लग रही थी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि सीट अंततः बीजेपी निकाल लेगी। अभी सिद्धि को लेकर ये बात भी चर्चा में है। मैं एक छोटा सा सवाल पर अगली सीट पर चलता हूं कि इस बार कमलेश्वर पटेल को दो अजय के कंधे मिल गए हैं, एक बीजेपी के अजय और दूसरे कांग्रेस के अजय जो हमेशा उनका विरोध करते रहे, अजय सिंह राहुल भैया, और एक ये अजय प्रताप। तो आपको लगता है दो अजय मिलकर कमलेश को विजय दिला सकते हैं? मुझे मुश्किल लग रहा है। कारण क्या है कि अगर सीधी का पिछला चुनाव देखें तो वहाँ पर बीजेपी को 54% से भी ज़्यादा वोट मिला था। इसका मतलब है कि मोर देन 50% बीजेपी से उससे जीत रही थी वहाँ पर। तो अगर वोट डिवीजन भी होता है तो भी मेजर हिस्सा जब बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो जब चतुष्कोणीय फाइट होगी तो जो हाईएस्ट वोट ले जाएगा वो जीतेगा। तो अब शहडोल की बात कर ले। शहडोल में आपने वैसे बताया है अभी कि वहाँ स्थिति बीजेपी के पक्ष में ही दिखाई दे रही है। हाँ, मैंने कहा ना कि हिमाद्री सिंह का जो कद है, और दूसरी बात है कि हिमाद्री सिंह जो है वो बैगा हैं, और ये शायद नरेल मार्को शायद गोंड है जहाँ तक मेरी जानकारी है। इन सीटों पर हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना, ये इलाके वो हैं जो छत्तीसगढ़ के बहुत करीब हैं, चाहे सीधी हो चाहे शहडोल हो, छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाके हैं। और छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव साय को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है, आदिवासी को, उसका असर इन सीटों पर जरूर होगा। और विष्णुदेव साय को प्रचार के लिए इस क्षेत्र में लगाया गया है, मतलब उन्होंने दौरे में किए भी हैं उन्होंने। तो उनके मुख्यमंत्री बनने का भी संदेश आदिवासियों में तो गया ही है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा उससे। तो ऐसी स्थिति में मार्को बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। अपन बालाघाट चले तो बालाघाट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बालाघाट में त्रिकोणीय मुकाबला है, होता दिख रहा है। कंकर मुंजारे बसपा से आए हैं। हाँ, कंकर मुंजारे बसपा से खड़े हो गए हैं। तो अब कंकर मुंजारे कितना नुकसान पहुंचाते हैं इसमें निर्भर करता है। पिछली बार तो मात्र 85,000 वोट ही ले पाए थे वो, तो 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए थे, और ढाल सिंह बिसेन बड़ी आसानी से जीत गए थे। और बालाघाट में मतलब जो उनको जो जीत हुई थी ढाल सिंह बिसेन की, उनको कुल वोटरों का लगभग 50% से भी ज़्यादा वोट मिला था। टोटल 50.74% था उनका। तो ये सीट भी बीजेपी ने मोर देन 50% से जीती है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर 50% से ज़्यादा वोट अगर जीत रही है तो वो बहुत सुरक्षित स्थिति में बीजेपी मानी जाएगी, बशर्ते कि बीजेपी ने वहाँ अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटा है और वहाँ शायद बेला को दिया है भारती पादरी को। पारदी देखिए क्या है कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर जातिवाद 2 जातियों तक मुख्य तरह केंद्रित है। एक है लोधी और दूसरा पवार। ये भारती पारदी हैं, ये पवार जाति की हैं, और कंकर मुंजारे लोधी हैं। और जिसने कांग्रेस को जिसको टिकट दिया है वो कलार है, और कलार तीसरी जाति है बालाघाट जिले के अंदर जो सबसे बड़ा समुदाय है। मतलब ये पवार लोधी के बाद थर्ड जो है कलार आते हैं। तो जाहिर है कि हम मोटे तरह मान के चलो कि जो बीजेपी का कमिटेड वोट है कलारों में भी वो तो बीजेपी को जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बड़ा चंक जो है वो सरस्वार के पक्ष में गोलबंद हो सकता है।
लेकिन फिर भी अब ये है कि कंकारे किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इस पर निर्भर करता है, ज़्यादा कुछ है। लेकिन फिर भी मेरा मानना मोटे तौर पे ये है कि बड़े मार्जिन, थोड़े मार्जिन से हो बीजेपी निकल जाएगी। एक और सीट है मंडला, जहां से जो केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह इस समय बड़े संकट में बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि फग्गन सिंह इस बार लूज भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि जो मंडला सीट है ये भी कमज़ोर सीटों में गिनी जाएगी, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे 1 लाख से कम में जीती थी पिछली बार भी, और इस बार तो वहाँ भी 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। और ओंकार सिंह मरकाम के साथ ये है कि वो युवा हैं, पहली बात तो। दूसरी बात है कि फग्गन सिंह को लेकर के स्थानीय स्तर पर नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसके बाद भी अगर बीजेपी ने रिस्क ली है उनको टिकट देने की, खास करके जब कि विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं अभी, और फिर भी अगर बीजेपी ने उतारा है तो या तो है कि बीजेपी का दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था, अंततः फिर उन्हीं पर भरोसा करना पड़ा, ये कारण भी हो सकता है, या फिर वो और कॉन्फिडेंट है कि वो जीती जाएंगे किसी भी तरीके से सीट, ये भी हो सकता है। तो अब ये तो नतीजा बताएगा मंडला में। लेकिन एक चीज़ है कि मंडला में वोटिंग काफ़ी होता है, पिछली बार जो है वो 77% से ज़्यादा वोट गिरे थे, और फग्गन सिंह जो है इसमें से, लेकिन फग्गन सिंह की जो स्थिति कमज़ोर इसलिए है कि ये 48% से भी ज़्यादा वोटों से जीत पाए थे, ये मोर लेस देन 50% होता है। तो जो 50% से कम वोटिंग अगर है तो इसका मतलब वो कैंडिडेट खतरे में है निश्चित रूप से। और इस बार तो ये है कि मरकाम के अलावा एक वो भी खड़े हो गए हैं अपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से महेश भट्टी खड़े हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण हो सकता है वो किसको नुकसान पहुंचाते इस पर निर्भर करता है। अगर उन्होंने फग्गन सिंह को नुकसान ज़्यादा पहुंचा दिया तो फिर फग्गन सिंह की हालत ख़राब हो जाएगी, ओंकार सिंह को की जीत पक्की हो सकती है। अजय जी, आज मेरी कुछ लोगों से बात हुई, पत्रकारों से, छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन 2 रातें बिताई हैं, और खुद अमित शाह जी वहाँ आ चुके हैं। वहाँ लोगों का ये कहना है कि सारे इतना बड़ा दल बदल करा लेने के बाद, गृह मंत्री की रोड शो के बाद, मुख्यमंत्री के 10 दिन बिताने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी 100% वो नहीं है कि हम जीत ही रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण है कि उनका जो कैंडिडेट है विवेक साहू, उसको लेकर वहाँ आज भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। वो कहीं ना कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ती रही है। यद्यपि अभी एक जो वीडियो वायरल हुआ था वो तो बताया गया फेक है पूरी तरह से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका विवेक बंटी को पसंद नहीं करता है। तो आपको लगता है कि विवेक बंटी को उम्मीदवार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार घातक हो सकता है? इसकी जगह किसी और को देते तो जीत और ज़्यादा आसान होती। देखिए, बीजेपी क्या चाहती है और भाजपा का क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं, ये तो सेकेंडरी है। असली सवाल है कि छिंदवाड़ा की जनता क्या चाहती है। इस मामले में कमलनाथ का पक्ष भारी मानता हूं मैं, क्योंकि उनका जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैन टू मैन कॉन्टैक्ट है। जो आखिर आदमी 44 साल से जिस सीट को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि कल्टीवेट कर रहा था, नर्चर कर रहा था, उसको बढ़ा रहा था, तो उस आदमी की अपने क्षेत्र में पकड़ तो होगी ही, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि छिंदवाड़ा में पिछली बार भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुनाव हुआ था, मतलब अगर मुख्यमंत्री रहते हुए नकुलनाथ पिछली बार मात्र 37,000 से जीत पाए थे, इसका मतलब ये है कि कमलनाथ जी ने पूरी ताकत झोंक दी होती, मुख्यमंत्री थे, प्रशासन उनका था एक तरह से, तब भी वो किसी तरह निकल पाए। और वो भी अगर अमरवाड़ा से उनको बड़ी लीड नहीं मिली होती 22,000 की, तो मुश्किल ही था उनके लिए जीतना। और इसमें एक चीज़ और भी दिलचस्प बात यह है रविंद्र जी, कि 4% वोट ऐसा था जो दूसरी पार्टी को चला गया। अगर ये बीजेपी के पक्ष में चला जाता तो नकुलनाथ का हारना पक्का था। इसमें यह है कि मनमोहन भट्टी, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन भट्टी खड़े हुए थे, वो करीब 3% वोट ले गए थे लगभग, और 1.5% वोट जो है वो बीएसपी के जनेश्वर गजभिये खड़े थे, वो ले गए थे। अब आप ये जोड़ लीजिए कि 37,000 की लीड और 4% वोट, अगर 4% वोट ये अगर ये नहीं काटते और मान लीजिए बीजेपी की तरफ चला जाता तो नकुलनाथ की हार तो उसी में पक्की हो गई थी। तो अब तो भट्टी जी की बेटी बीजेपी में इस समय। हाँ, भट्टी की बीजेपी में आ गई तो उसका भी फर्क तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि अधिकांश सिपह सालार जब इधर आ गए कमलनाथ के, तो सवाल ये कि अल्टीमेटली वोट डलवाएगा कौन। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ के खुद कैंडिडेट होना अलग बात थी और नकुलनाथ का होना अलग बात है। नकुलनाथ की जनता में वैसी छवि कतई नहीं है जैसी कमलनाथ की थी। अब कमलनाथ ये जरूर कह रहे हैं कि आप मान के चलिए कि साहब मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, वो अलग बात है। जैसे कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं राजगढ़ के अंदर कि भाई आप मैं प्रत्याशी, आखिरी चुनाव में मुझे इस बार जिता दो। तो अब ये इमोशनल कार्ड कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, तो बीजेपी भी
और हो सकता है कि छिंदवाड़ा में वोट परसेंटेज इस बार 82 को भी क्रॉस कर जाए, फिर अगर इतनी टसल वाला चुनाव है तो। लेकिन अगर वोट कम होता है तो मेरे को लगता है कि ये कमलनाथ की ज़्यादा खतरे की घंटी होगी बजाय बीजेपी के। मुकुल जी, जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में ये चर्चा है कि केवल लीड बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी जीती हुई है, लीड को बढ़ाने के लिए लड़ रही है वहाँ। देखिए, जबलपुर में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, दोनों ही कैंडिडेट नए हैं। जब बीजेपी ने भी अपने नया चेहरे पे दांव लगाया है और कांग्रेस ने भी लगाया हुआ है। जबलपुर चूँकि मैंने कहा मध्य प्रदेश की 5-7 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा के ऐसे गढ़ हैं जिनको जहाँ जो अंगद के पाँव बन चुके हैं, तो वहाँ तो कांग्रेस किसी को भी चुनाव लड़ा दे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने आशीष दुबे को टिकट दिया तो वो भी जीत जाएंगे। अब ये कि आप जैसे कहा कि लीड कम होती कि ज़्यादा, यही केवल दो जबलपुर को लेके दो बातें हो रहे हैं। एक तो जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ससुराल है, वे खुद आ चुके हैं, जमावट करके गए हैं। और दूसरा जबलपुर को लेके एक चर्चा ये है कि जो पाटन से विधायक हैं अजय बिश्नोई, वो सारे इशारों में कैंडिडेट का विरोध कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि इनने मेरे चुनाव में पूरा मुझे हराने की कोशिश की। तो इन दोनों चीज़ों का क्या असर देख रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता है कि बिश्नोई जी का उतना वैसा बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। वो तो बाई चांस उनको टिकट मिल गया और चुनाव जीत गए, वो एक अलग बात है, वरना वो तो खुद ही उम्मीद छोड़ चुके थे टिकट मिलने की। और आपको शायद पता नहीं होगा, उन्होंने तो टिकट वितरण के पहले अपना आवास भी खाली कर दिया था सरकारी, चले गए थे वो ये मान करके अब अपने घर ही जाना है। उसके बाद तीसरी या चौथी लिस्ट में उनका नाम आया था और वो चूँकि दूसरे हवा चल रही थी तो वो पाटन से जीत गए थे। तो वो एक अलग बात है, वो कोई बहुत ज़्यादा डैमेज कर पाने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं है। उनकी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी के खिलाफ जाके वो काम करेंगे, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। जब टिकट नहीं मिल रहा था तब भी उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन नहीं बनाया था, तो ये तो अलग बात है। इससे फर्क दूसरी बात है कि जब राकेश सिंह पिछली बार जीते थे, अब आप वोट मार्जिन देखिए, आप उनके खिलाफ विवेक तनखा खड़े थे। विवेक तनखा अपने आप में बड़ा नाम है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अगर जबलपुर का पिछला रिकॉर्ड देखिए तो राकेश सिंह को 65% से ऊपर वोट मिला था और विवेक तनखा जो है मात्र जो है कुल मिला के उनको 30% करीब वोट मिला था। तो अब सवाल है कि अगर ये जो कैंडिडेट है, जो भी दिनेश कश्यप जिनको टिकट दिया गया है, वो तो विवेक तनखा से बड़ा नाम नहीं है कहीं से भी, तो वो कितनी भी कोशिश कर लें, दिनेश यादव, हाँ दिनेश यादव, तो वो कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो सकता है आशीष दुबे के प्रति कोई व्यक्तिगत नाराज़गी हो, व्यक्तिगत नाराज़गी तो राकेश सिंह के प्रति बताई जा रही थी पिछले चुनाव में, और लोग विधानसभा तक में कह रहे थे कि साहब वो तो हार जाएंगे। बल्कि जो फीडबैक उस समय हमारे पास आ रहा था, अरे यार इनको कहाँ टिकट दे दिया, ये तो हार जाएंगे, और वो क्या नतीजा आया। और पिछला चुनाव भी वो मोर देन 65% वोट टोटल का लेकर के गए थे, बहुत तगड़ी जीत थी, मतलब वो 3 लाख 4 लाख के अंदर से जीते थे। तो सवाल है कि ऐसे जहाँ पे इतना मार्जिन है तो वो इस लोकसभा चुनाव में वो पूरी तरह से भर जाएगा और उसको उसको जो है क्रॉस करके और कैंडिडेट जीत जाएगा, ये तो हवाई ख्याल है इससे ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कोई कारण भी नहीं है। चलिए मुकुल जी, एक आखिरी सवाल मेरा है कि कुल 6 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। अब आपका क्या अनुमान है कि इन 6 में से फाइट कितने पे है और कितने पे एक तरफा है? देखिए 4 में तो एक तरफा ही है, मैंने पहले भी कहा, और वो जो अखबार में छपा वो भी लगभग सही है, उनका आकलन कोई गलत नहीं है। केवल मंडला थोड़ी सी खतरे में है। अगर इन्होंने आखिर में जोर लगा दिया और बीजेपी ने मैनेज कर लिया, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट टीम अच्छी है बीजेपी के पास कांग्रेस की तुलना में, क्योंकि अंततः नतीजा तो वोट डलने से होगा ना। वोट अगर आपके नहीं डल पाए, लाख आपके पक्ष में समर्थन हो, हवा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वोट अगर आपके डल गए तो आप जीत जाएंगे, अदरवाइज आप हार जाएंगे। तो वो अगर मैनेज हो गया तो फिर मंडला भी निकल जाएगी। अब छिंदवाड़ा के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों चीज़ हो सकती है कि छिंदवाड़ा में मतलब मैंने कहा कि मतदान प्रतिशत इस बार और बढ़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कुछ भी नतीजा हो सकता है। मतलब ये बिल्कुल 50-50 वाली स्थिति में है आज की तारीख में छिंदवाड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अजय बोकिल जी, जिन्होंने पूरी 6 सीटों का एक सीट का मूल्यांकन किया है, और उनका भी यही कहना है कि इन 6 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और 2 पर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बहुत कड़ा मुकाबला है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।